नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरे भारतीय भूगोल को MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 12वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। भारत का जो भौतिक स्वरूप है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है जिसके MCQ हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान है, उसको भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं MCQ के रूप में। और फिर हमने प्रायद्वीपीय पठार वाले पार्ट को शुरू किया था। प्रायद्वीपीय पठार की ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने जो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत वाले पठार आते हैं, जैसे मेवाड़ का पठार, मालवा, इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंड का पठार, इन सबको कवर किया। आज हम जो बचे हुए हमारे पठार हैं, जैसे पूर्वी पठार जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, दंडकारण्य पठार आते हैं, उत्तर पूर्वी पठार जिसके अंतर्गत मेघालय का पठार आता है, और साथ में दक्कन के पठार जिसके अंतर्गत कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार और दक्कन ट्रैप आता है। उन सबके MCQs को कवर करेंगे और प्रायद्वीपीय पठारों वाला जो हमारा टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। इसके बाद हम भारत के समुद्री तटीय मैदानों की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, छोटा नागपुर पठार की नदियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर आपने बताना है कौन सा वाला कथन गलत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो हजारीबाग पठार से निकलती है। तो देखिए, जो स्वर्ण रेखा नदी है ये छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ये हजारीबाग पठार से नहीं आती, ये रांची के पठार से आती है। ये वाला आपका गलत है, आपको गलत ही बताना था। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बाकी के कथनों की बात करें, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है, ये बिल्कुल सही है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है, ये वाला भी आपका सही यहाँ पे होगा। जो दामोदर नदी है ये एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बंगाल की खाड़ी की ओर ये बहती है। इसके उत्तर में हजारीबाग का पठार है, दक्षिण में रांची का पठार है। ठीक है, प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर ही स्थित है, ये वाला आपका सही है। रांची में ही स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। और ये किस नदी पर बना है? स्वर्ण रेखा नदी। आती कहां से है? रांची के पठार से। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में अगर हम एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यह एक ऐसी नदी है जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ये डायरेक्ट कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, दामोदर नदी का यहां पर उल्लेख हुआ। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की जो पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी वो दामोदर नदी परियोजना थी, दामोदर घाटी परियोजना इसको कहा जाता है। 1948 में बनी थी, इसी नदी के ऊपर बनी थी। ठीक है, एक और सवाल आता है, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी थी, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1948 में बनी, ये किस परियोजना पर आधारित थी? तो अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना चल रही थी उस समय, उस पर आधारित थी भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। अगला, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी के विषय में क्या सही है? तो देखिए, जो छोटा नागपुर पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ चोटी। और इसके बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन है हमारा ऑप्शन बी, यह हजारीबाग पठार में स्थित है और जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जो पारसनाथ पहाड़ी है या पारसनाथ चोटी है, यह छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, लगभग 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह जो शिखर है इसे जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। सम्मेद शिखर जी के नाम से यह जाना जाता है। मान्यता है जैन धर्म में जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 20 तीर्थंकर ने इसी पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया था या निर्वाण की प्राप्ति उनको हुई थी।
तो जो पारसनाथ चोटी है यहीं पर आपका कौन सा है, सम्मेद शिखर, जो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, झारखंड में पड़ता है, इसको भी याद करना है। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ, उनके नाम पर इसे पारसनाथ चोटी कहा जाता है। ठीक है, उनको भी निर्वाण की प्राप्ति यहीं पे हुई थी, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो झारखंड की स्थानीय जनजाति है संथाल, उसके लिए भी यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और धार्मिक महत्व की जगह है। वो इसे मरांग बुरु के नाम से जानते हैं या मरांग बुरु के नाम से इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, अगला, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपीय स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित जो उच्च स्थलाकृति बनी होती है या द्वीप जैसी आकृति बनी होती है, इसे पाटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसे पाट या पाटलैंड पूरा के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से आपको कहाँ मिलेगी? झारखंड के इलाके में मिलती है। ठीक है, ये जो इलाके होते हैं पाटलैंड होते हैं, यहाँ पे बॉक्साइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला, छत्तीसगढ़ बेसिन, जिसे महानदी बेसिन भी कहते हैं, की उत्पत्ति और विशेषताओं के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहला, इसका विस्तार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। इसका निर्माण अवतलन यानी धसाव की प्रक्रिया से हुआ है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। जो छत्तीसगढ़ बेसिन है, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों में फैला हुआ है और इसका जो निर्माण हुआ है वह क्रस्ट के भूपपटी के धसाव के कारण हुआ है, उसके नीचे धसने के कारण हुआ है। ये सही है। यह रांची के पठार और दंडकारण्य पठार के मध्य में स्थित है। जो हमारा ये छत्तीसगढ़ बेसिन है, महानदी बेसिन है, ये बेसिकली छोटा नागपुर के पठार को और दंडकारण्य पठार, जिसे बस्तर का पठार भी कहते हैं, इन दोनों के मध्य में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत बेसिकली रांची के पठार और दंडकारण्य पठार के मध्य में आती है महानदी बेसिन, इसको याद करना है। अगला, यहाँ महानदी और उसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब प्रवाहित होती हैं। ये जो पूरा इलाका है महानदी का बेसिन है, इसमें महानदी खुद और उसकी जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जिसमें शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है, ईब है, जोंक है, ये सारी इसी इलाके में प्रवाहित होती हैं। आपको पूछा था कौन सा सही है, यहाँ पर तीनों कथन आपके सही होंगे। एक और चीज याद करना, जो महानदी बेसिन है, यहाँ की जो भूमि होती है, इसके आसपास की जो पूरी जमीन होती है, जलोढ़ मिट्टी से और लाल पीली मिट्टी से ये बनी होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। इसी वजह से इसे छत्तीसगढ़ का मैदान या धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। कहा जाएगा किस नदी बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं? राइस बॉल ऑफ इंडिया, ये कहा जाता है महानदी बेसिन को। ठीक है, अगला, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ बेसिन को छोटा नागपुर पठार के रांची पठार से अलग करती है? तो अभी हमने देखा कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ बेसिन को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है, ये करती है महानदी। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन को महानदी बेसिन भी कहते हैं, तो इन दोनों के मध्य में कौन सी नदी आएगी? महानदी आएगी। जो महानदी है, इसके उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है यानी रांची का पठार है और दक्षिण में यहां पर दंडकारण्य पठार स्थित है। ठीक है, दामोदर नदी की बात करें तो यह रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करता है। स्वर्णरेखा नदी की अगर हम बात करते हैं तो यह नदी रांची के पठार से निकलती है और सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम किस पठारी क्षेत्र से होता है? तो देखिए, जो इंद्रावती नदी है ये गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसी इंद्रावती नदी के ऊपर चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, यह किस पठार से आती है? ये आती है हमारी दंडकारण्य पठार से। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। यह जो इंद्रावती नदी है, इसे दंडकारण्य क्षेत्र या दंडकारण्य पठार, जिसे बस्तर का पठार भी कहते हैं, यहाँ की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ बस्तर के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा, इसी नदी के ऊपर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जो कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
अगला, मेघालय का पठार, जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं, कि उत्पत्ति और विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अब यहाँ पे मेघालय के पठार को लेकर के सवाल है। देखें, यह हिमालय पर्वतमाला का ही एक भाग है, गलत हो जाएगा। जो मेघालय का पठार है ये छोटा नागपुर के पठार का ही पूर्वी विस्तार है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। तो पहला वाला गलत है। यह छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है जो मालदा गैप के द्वारा उससे अलग हुआ है। ये वाला आपका बिल्कुल सही होगा। जो मेघालय का पठार है हमारा, बेसिकली ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार के ही पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले हमने केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ा, फिर हमने छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ा कि वो किन किन पठारों से मिलकर बना है, फिर हमने उनके विस्तार में जाना। जो मेघालय का पठार है उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है और ये किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार में जो जगह है जो इन दोनों को अलग करती है, इसे मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही कथन होगा। मालदा गैप या राजमहल गारो गैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं यहां पे कौन सा कथन आपका सही होगा। पहला, प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाओं की प्रक्रिया से इसकी उत्पत्ति हुई। क्या पहला वाला आपका सही है? पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। बेसिकली जब भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही थी, इधर एशिया की ओर बढ़ रही थी, उसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा, जिस वजह से भूमि का कुछ हिस्सा नीचे धंस गया। उसी के कारण बना यहाँ पे मालदा गैप, जो छोटा नागपुर पठार और जो हमारा मेघालय का पठार है उनको अलग करता है। ये वाला सही है। यह छोटा नागपुर के राजमहल पर्वत को और मेघालय के गारो पर्वत को अलग करता है, इसलिए इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। ये वाला सही है, ये भी सही है। मालदा गैप का ही दूसरा नाम है ये। और ये नाम क्यों पड़ा? हमने पढ़ा कि ये छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार को अलग करता है। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत विशेष रूप से राजमहल पर्वत को अलग करता है मेघालय के पठार के गारो पर्वत से। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इस गैप में डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। ये जो मालदा गैप यहाँ पे बना है, गहरा गड्ढा बना है जो दोनों पठारों को अलग करता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां अपने साथ जो अवसाद लेकर आती हैं उनको यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, जिससे यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है। चौथा, इस डेल्टाई मैदान में पीठ मृदा की उपलब्धता के कारण सुंदरवन क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ये जो पूरा डेल्टाई मैदान यहाँ पे बना है और इसमें जो जैविक पदार्थ हमारे होते हैं उनके सड़ने गलने से एक दलदली पीठ मिट्टी का निर्माण यहाँ पे हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर आपको ज्यादातर मैंग्रोव के वन देखने को मिलेंगे। तो पूछा था कौन सा सही है, यहाँ पे आपके चारों सही होंगे। मेघालय के पठार में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा? तो मेघालय का पठार जो उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है, छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है। किससे अलग होता है हमने उसको जाना। मेघालय के पठार के अंदर अलग अलग पहाड़ियां आती हैं। उन पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर आपने लगाना है। सबसे पश्चिम में कौन सी पहाड़ी आएगी? अभी हमने देखा, अगर हम पश्चिम से बात करें तो इधर से हमको चलना पड़ेगा। यहां पर छोटा नागपुर का पठार था और यहां पर कौन सी पहाड़ी है जो अलग होती है? गारो पहाड़ी। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में कौन सी पहाड़ी होगी? गारो पहाड़ी। यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पश्चिम में क्या दिया है? गारो यहां पे दिया है। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। फिर भी क्रम को याद कर लीजिए। जो मेघालय का पठार है इसकी सबसे पश्चिमी पहाड़ी गारो है, इसके बाद आती है खासी, फिर जैंतिया और फिर आती है मिकिर पहाड़ी। ठीक है, जो गारो पहाड़ी है बांग्लादेश सीमा के साथ लगता है, मेघालय पठार का सबसे पश्चिमी इलाका है। जो खासी पहाड़ियों की बात करें तो गारो पहाड़ी के पूर्व में स्थित है, मध्य मेघालय में है। जो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग वो यहीं पड़ती है खासी पहाड़ी के अंतर। जैंतिया की बात करते हैं तो यह खासी पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है और जैंतिया के पूर्व में मिकिर पहाड़ियां आती हैं जो मुख्य रूप से असम में पड़ती हैं। ठीक है। अगला, खासी पर्वत क्षेत्र में सर्वाधिक एवं अत्यधिक वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है?
एक और चीज, ये जो नाम है गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ये यहां पर क्यों पड़े हैं? ये यहां पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर पड़े हैं। इन पहाड़ियों का नामकरण यहां रहने वाली जो स्थानीय जनजाति है, ट्राइब्स हैं, उनके नाम पर हुआ है। इसको याद करना, ठीक है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि गारो, खासी और जयंतिया ये क्या है? पहाड़ों के नाम है, जनजातियों के नाम है, तो आपने जनजाति के नाम पे टिक करना है, उन्हीं के नाम पर इनको ये नाम मिला है, ठीक है। गारो पहाड़ी मेघालय में है, खासी मेघालय में है, जयंतिया भी मेघालय में है, मिकिर पहाड़ी आती है असम के अंदर, ठीक है। अगला था हमारा, खासी पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा और अत्यधिक वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो जो खासी पहाड़ियां हैं, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात वाला जो जगह है, जो पहले चेरापूंजी था, वर्तमान में मासिन राम है, दोनों के दोनों खासी पर्वतीय क्षेत्र में ही पड़ते हैं। यहां पर ज्यादा वर्षा होने का जो कारण है, खासी पहाड़ियों की कीप रूपी स्वरूप होना। इनकी जो आकार है कोन जैसी है, कीप रूपी है, जिस वजह से यहाँ पे बरसात सबसे ज्यादा होती है। ये जो कीप होती हैं, जो बादल आते हैं, वो इन्हीं कीपों में फंस जाते हैं, जिस वजह से यहीं पर ज्यादा बरसात होती है। मासिन राम पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है, इसको भी याद करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बरसात आपको पता है मासिन राम और जो हमारा चेरापूंजी था यहां होती है। ये किस पहाड़ी के हिस्से हैं? खासी के हैं, गारो के तो अब आपको याद रहेगा खासी में है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम और चेरापूंजी किस पहाड़ी के दक्षिण में पड़ते हैं? ये दोनों के दोनों खासी पहाड़ी में आते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। खासकर जो पूर्वी खासी हिल है, यानी पूर्वी खासी पहाड़ी, उस पर पड़ते हैं दोनों के दोनों। मेघालय के पठार के संबंध में असत्य कथन को चुनें। चलिए यहां पर चुनते हैं। पहला, अत्यधिक वर्षा के कारण यहां लेटराइट मिट्टी और सदाबहार वनों का विकास हुआ है। क्या पहला सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। जिस इलाके में ज्यादा वर्षा होती है वहां पर लेटराइट मिट्टी बनती है और नमी के कारण वहां पर आपको ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर सदाबहार वन भी मिलते हैं, क्योंकि लेटराइट मिट्टी है जो काफी ज्यादा पेड़ों को यहां पर उगाती है, ठीक है। यह धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलांग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसीलिए इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। इसके मध्य भाग में धारवाड़ कालीन चट्टानों से बनी हुई एक शिलांग श्रृंखला है, जो यहां का सबसे ऊंचा भाग है। इसी वजह से मेघालय के पठार को शिलांग का पठार भी कहते हैं, ठीक है। अगला, इस पूरे क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक मेघालय में स्थित है। ये वाला आपका गलत है। इस इलाके की जो सबसे ऊंची चोटी है, अभी हमने देखा, वो शिलांग रेंज है या शिलांग चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर के करीब है। और ये जो शिलांग रेंज है ये खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो ये नौकरेक है ये आता है गारो पहाड़ी में। ये गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 1400 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये पूरे पठार की नहीं, केवल गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये वाला गलत है आपका। अत्यधिक वर्षा के कारण यहां मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, क्या ये वाला सही है? ये वाला भी आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन में सी और डी दोनों आपके गलत हैं। ज्यादा बारिश अगर होगी तो वहां पर मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी का निर्माण नहीं हो सकता। यहां पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिस वजह से यहां पे सदाबहार वन आपको देखने को मिलते हैं। तो सी और डी दोनों आपके गलत हैं। दक्कन के पठार की भौगोलिक स्थिति और सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब हमने उत्तर पूर्वी पठार को भी कवर कर लिया, जिसके अंतर्गत मेघालय के पठार और उसकी जो पहाड़ियां थी उनको देखा। अब हम बात करेंगे दक्कन के पठार के बारे में। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप को दक्कन का पठार या महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। ये वाला आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। जो दक्कन का पठार है यह ताप्ती नदी और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में एक ट्रायंगुलर भूभाग है। इसका निर्माण, इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो महाराष्ट्र के अंदर है और इस वजह से इसे महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। इसके उत्तर में महादेव और मैकॉल पहाड़ियां, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। यह जो दक्कन का पठार है ये ट्रायंगुलर में आकार का है। इसके उत्तर में पड़ती है हमारी महादेव पहाड़ी, मैकॉल पहाड़ी। इसके पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। तो ये जो ट्रायंगुलर इलाका है इसके उत्तर में ये वाली पहाड़ियां हैं, मैकॉल और महादेव पहाड़ियां, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। सही है।
यह मुख्य रूप से बेसॉल्ट चट्टानों से बना हुआ है। जो दक्कन का पठार है, क्या ये बेसॉल्ट चट्टानों से बना है? ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। बेसॉल्ट चट्टानों से बना है, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है उसके निकले लावा के जमने के कारण ये जगह बनी है, ये जमीन यहाँ पे बनी है। ठीक है, तीनों के तीनों आपके सही यहाँ पे होंगे। दक्कन के पठार के सामान्य ढाल और अपवाह दिशा में क्या सही है? तो उसके अपवाह तंत्र को लेकर के, उसके ढलान को लेकर के यहाँ पे सवाल पूछा गया है। एक और चीज़ याद करना, क्योंकि ये जो इलाका है दक्कन का जो पठार है, ये ज्वालामुखी मिट्टी के कारण बना है, ज्वालामुखी लावा के कारण बना है। यहाँ पर काली मिट्टी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कपास के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही है। इसका सामान्य ढाल दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होता है। उत्तर पश्चिम की ओर यानी इधर से ढाल शुरू होकर क्या इस तरफ जाती है? पहला वाला आपका गलत होगा। इसकी जो ढलान है वो भी आपके दक्षिण पूर्व की ओर ही जाती है। इसका सामान्य ढाल उत्तर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर है, इसीलिए यहां से निकलने वाली नदियां पूर्व वाहिनी होती हैं। इसीलिए जैसे हिमालय की नदियां आ रही थी वो भी पूर्व की ओर बहती हैं, इसकी नदियां भी पूर्व और उत्तर पूर्वी दक्षिण की ओर बहती हैं। इसलिए भारत की ज्यादातर जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये जाती है कहाँ? पश्चिमी दिशा की ओर और गिरती है अरब सागर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा, दक्कन ट्रैप के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। तो दक्कन ट्रैप के बारे में आपने गलत कथन यहाँ पे चुनना है। देखिए, पहला, बेसॉल्ट चट्टान से निर्मित होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है, जो कपास उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही। बेसॉल्ट चट्टानों मतलब ज्वालामुखी लावे से यह इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है जहां पर काली मिट्टी ज्यादा बनी है। ठीक है, काली मिट्टी नमी धारण करने की जो इसकी क्षमता होती है काफी अच्छी होती है, जिस वजह से ये कपास के लिए काफी अच्छी मिट्टी होती है। गोदावरी नदी इसी पठारी क्षेत्र से अपवाहित होती है, ये वाला भी सही है। जो गोदावरी नदी है हमारी महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो त्र्यंबकेश्वर है वहां से आती है, और इसी दक्कन ट्रैप जिसे महाराष्ट्र के पठार कहते हैं यहीं से होकर पूर्व की ओर बहती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियां इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। ये सभी श्रेणियां महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी महाराष्ट्र में हैं और इसी क्षेत्र में दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आती हैं। यह क्षेत्र केवल लाल बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है और यहाँ मिट्टी का अभाव है। क्या ये वाला आपका सही है? ये वाला आपका गलत है। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर नहीं, यहाँ पर बेसॉल्ट आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं जहाँ पर काली मिट्टी ज्यादा हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कर्नाटक के पठार के संदर्भ में मलनाड किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक के पठार से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, ये बताना है मलनाड जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से जुड़े पर्वतीय और पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। जो कर्नाटक का पठार है, जिसे मैसूर का पठार भी कहते हैं, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग है मलनाड और दूसरा भाग है मैदान। इन दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मलनाड हो गया लैंड ऑफ हिल्स, जो पहाड़ी इलाका, यानी जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ इलाका है, काफी ऊंचा नीचा इलाका है, काफी बड़ी पहाड़ियां वहां पर हैं, उसे मलनाड कहते हैं। जो दूसरा है वो थोड़ा पठारी इलाका है, थोड़ा मैदानी इलाका है, तो उसे मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से जुड़ा जो पर्वतीय इलाका है उसे कहते हैं मलनाड, और जो मैदानी इलाका होता है इसी कर्नाटक के पठार का उसे मैदान कहा जाता है। भारत का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र बाबा बुदन की पहाड़ियां तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी के संबंध में सही युग्म का चयन करें। तो देखिए, भारत का सबसे फेमस लौह अयस्क क्षेत्र है बाबा बुदन की पहाड़ियां। इससे रिलेटेड, इसकी ऊंची चोटी से रिलेटेड कुछ कथन है। देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं ये कर्नाटक के चिकमंगलूर में आती हैं। ठीक है, और ये हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं।
इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है या कर्नाटक की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मुलनगिरी, या जिसे मुल्यानगिरी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1900 मीटर के करीब इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, लौह अयस्क के लिए एक काफी फेमस जगह है, कई बार पेपर में आई है, कुद्रेमुख आपने पढ़ी होगी। कुद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ियों के निकट ही स्थित है और लौह अयस्क के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, जो इस पहाड़ी का नाम है वो बाबा बुदन के नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध सूफी संत थे बाबा बुदन, वो यमन से कॉफी के कुछ बीज लेकर आए थे और यहाँ पर उन्होंने कॉफी के उन बीजों को लगाया था। ठीक है, ये जो जगह है बाबा बुदन की पहाड़ियां, इसे भारत में कॉफी का जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है, या कॉफी की खेती का जन्म स्थान भी इसको कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक के पठार की नदियों और जलप्रपातों से संबंधित सही मिलान का चयन करें। चलिए इनको यहां पर मिलाते हैं। पहला है कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र मैसूर के पठार में स्थित है। जो कावेरी नदी है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आती है और कर्नाटक के दक्षिणी जो हिस्सा है मैसूर का जो पठार पड़ता है वहां से होकर बहती है। पहला सही है। दूसरा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये शरावती नदी पर बना हुआ है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही होगा। यह कर्नाटक में स्थित है, शिवमोगा जिले में पड़ता है, शरावती नदी पर, और एक काफी फेमस जलप्रपात है, 253 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है। तीसरा, कुंचिकुल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 450 मीटर के करीब है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर बना हुआ है। ये वाला भी आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। भारत के जो दो इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, एक है जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में पड़ता है, और जो दूसरा जलप्रपात है कुंचिकल, ये भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। फर्क इतना है, जोग वाला शरावती नदी पर है और ये वाला पड़ता है वाराही नदी पर। ठीक है। चौथा, कर्नाटक के पठार की दक्षिणी सीमा नीलगिरी की पहाड़ियां बनाती है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही होगा। जो कर्नाटक का पठार है, इसकी जो दक्षिणी सीमा है नीलगिरी की पहाड़ियों के द्वारा बनती है। ठीक है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं बेसिकली 3 राज्यों के जंक्शन पर स्थित है, ट्राई जंक्शन पर स्थित है। 3 राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये तीनों आते हैं। ठीक है। भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात जो पूछे जाते हैं, जैसे एक है शिव समुद्रम जलप्रपात, यह कर्नाटक में ही है, कावेरी नदी के ऊपर बना है। ठीक है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। कुंचिकल ये वराही नदी के ऊपर बना है। ठीक है। तो यहां पर पूछा था कौन सा सही है, सभी हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है। आंध्र का पठार के उपविभाजन के संबंध में सही कथनों का चयन करें। अब आंध्र के पठार को लेकर के कुछ सवाल है, देखिए। पहला, इसके अंतर्गत रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार शामिल है। जो आंध्र का पठार है इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक भाग को रायलसीमा का पठार कहते हैं, दूसरे को तेलंगाना का पठार। पहला सही है। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि रायलसीमा का पठार किस पठार के अंतर्गत आता है? कर्नाटक के पठार में, महाराष्ट्र के पठार में, आंध्र के पठार में, तो आपको पता होना चाहिए आंध्र के पठार का हिस्सा है। दूसरा, कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं, ये वाला सही है। कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं, दोनों सही हैं। बेसिकली ये जो हमारा आंध्र का पठार है जिसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक को कहते हैं रायलसीमा, दूसरे को कहते हैं तेलंगाना। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? हमारी जो कृष्णा नदी बेसिन है। कृष्णा नदी के दक्षिण में रायलसीमा का पठार, कृष्णा नदी के उत्तर में तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। जो तेलंगाना का पठार है इसको फिर आगे 2 भागों में बांटा जाता है। इसका जो ऊपरी इलाका है वो पठारी इलाका है और जो दक्षिणी हिस्सा है वो थोड़ा बहुत मैदानी इलाका है। ठीक है। तो यहां पर चारों के चारों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है। जो आंध्र का पठार है इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 बड़ी नदियां बहती हैं, एक तो कृष्णा है जिसके बारे में हमने जाना, और एक बहती है गोदावरी। ठीक है। यहां पर आपके चारों सही होंगे। अगला, प्रसिद्ध कोलेरू झील किन 2 नदी बेसिनों के मध्य में अवस्थित है? तो देखिए, जो हमारी एक फेमस झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। भारत की
एक इंपॉर्टेंट झील है, मीठे पानी की यह एक झील है और ये गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, ये किस पानी की झील है? तो मीठे पानी की एक इंपॉर्टेंट झील है। 1999 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 2002 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, कोलेरू झील। ठीक है, यह पक्षियों के प्रवास के लिए काफी ज्यादा फेमस है, खासकर जो साइबेरियन क्रेन होती है उसके लिए, और भी कई सारी जो दुर्लभ पशु पक्षी हैं उनके लिए काफी ज्यादा यह इलाका फेमस है। ठीक है, तो किन दो नदी बेसिनों के मध्य में है? कृष्णा और गोदावरी, इसको याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जो हमारी सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज, उसमें भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हमने पहले उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाका था, हिमालय का जो इलाका था, उसको कवर किया, फिर मैदानों को कवर किया, अब हमने पठारों को भी कवर कर लिया। अगले क्लास में हम बात करेंगे यहाँ के समुद्री तटों के बारे में। समुद्री तटों को लेकर के भी बहुत सवाल आते हैं, उनको भी देखेंगे। फिर द्वीपों के बारे में बात करेंगे और फिर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनके बारे में भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।